चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का, मैं हूं आपके साथ अबुल नस्र इकबाल। क्या देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा? क्या मोदी सरकार के तीसरे टर्म में वन नेशन वन इलेक्शन कंफर्म हो जाएगा? क्या चुनाव के फाइनल राउंड से पहले भारत में पीओके का विलय का काउंटडाउन शुरू हो गया है? ये सवाल ऐसे बहुत से हैं जो इस चुनावी दौर में उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी क्योंकि यूसीसी, पीओके और वन नेशन वन इलेक्शन पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। एक इंटरव्यू के दौरान अमित शाह ने इन बातों का जिक्र किया, तो वहीं दूसरी तरफ असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने 400 पार के नारे के साथ ही काशी मथुरा में मंदिर के संकल्प को एक बार फिर से दोहरा दिया है। और इन्हीं सब बातों को लेकर सियासी घमासान मच गया है। यानी 2024 के फाइनल राउंड के पहले यूसीसी, पीओके का काउंटडाउन शुरू होना। ऐसे में सवाल है कि बीजेपी ने जिस बात को दोहराया है, क्या विपक्ष के पास इसका कोई जवाब है? इसी पर हम बात भी करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे। लेकिन एक बात तय है कि हर जितने भी फेज हुए हैं चुनाव के, 6 चरण अब तक हो चुके हैं, अब 7वां चरण बाकी है। तो 7वें चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना नया दांव खेला है। यूसीसी और पीओके की बात केंद्रीय गृह मंत्री ने की है। और ये लगातार हम सुन रहे हैं, पिछले करीब 3 चरणों में इस बात को बार बार दोहराया गया है। इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है जो कि यूपी से है। यूपी की मेरठ पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। मेरठ से समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ से मेरठ लौटते वक्त बाराबंकी से गिरफ्तारी हुई है और उन पर हाईकोर्ट ने जारी किए थे 100 गैर जमानती वारंट के बाद कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। समाजवादी पार्टी के विधायक लंबे समय से रफीक अंसारी की तलाश पुलिस कर रही थी। रफीक अंसारी को तलाश रही थी यहाँ वहाँ पुलिस। ऐसे में इस चुनावी दौर में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 100 NBW जारी हुए, यानी कि जिस तरीके से जांच चल रही थी अलग अलग केसेस में और पुलिस तलाश भी कर रही थी। मेरठ से समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी को लेकर बाराबंकी से फाइनली गिरफ्तारी हो गई है। ऐसे में इस पूरी खबर को लेकर राजनीति भी खूब होगी, ये तय मानकर चलिए। लखनऊ से मेरठ लौटते वक्त रफीक अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया। हाईकोर्ट की तरफ से 100 गैर जमानती वारंट रफीक अंसारी को लेकर जारी किए गए थे। लेकिन इस चुनावी दौर में हुई ये कार्रवाई, अब जाहिर सी बात है इस पर समाजवादी पार्टी सवाल भी उठाएगी और हो सकता है बीजेपी इसका फायदा उठाने की कोशिश भी करे। तो ये मामला काफी पुराना है, 29 साल पुराना ये मामला है, जिसमें वो कभी कोर्ट में हाजिर ही नहीं हुए। लिहाजा उनकी गैर हाजिरी में मुकदमा कैसे चलता, चार्जशीट कैसे बनती जब तक वो हाजिर ना होते। लिहाजा बार बार जो कोर्ट का प्रोसीजर होता है, वारंट जारी हुआ, उसके बाद गैर जमानती वारंट जारी हुआ और एक के बाद एक लगभग 100 गैर जमानती वारंट उनके खिलाफ जारी हुए। रफीक अंसारी की गिरफ्तारी के बाद अब आगे इस मामले पर नजर हमारी बनी हुई है। फिर से चुनावी खबरों पर लौटते हैं। 2024 की सियासी जंग में हर मुद्दे को टाइमिंग के साथ उठाया जा रहा है, मुद्दों को जोड़ा भी जा रहा है एक दूसरे से। पिछले 6 चरणों के दौरान जो मुद्दे उठाए गए हैं वो अलग थे और अब आखिरी यानी कि 7वें चरण के लिए मुद्दे बदल गए हैं। तो अमित शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मुद्दों पर फोकस कर दिया है। एक रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा भी करेंगे। यूसीसी पर अमित शाह का बड़ा ऐलान, फाइनल राउंड से पहले मचा घमासान। मोदी सरकार का अगला टर्म जल्द होगा, वन नेशन वन इलेक्शन। भारत में पीओके विलय का काउंटडाउन, चुनावी वादों का फाइनल राउंड, बीजेपी का काशी मथुरा में मंदिर संकल्प, विपक्ष के पास नहीं कोई विकल्प। 2024 के लोकसभा चुनाव के फाइनल राउंड से पहले चिलचिलाती गर्मी के साथ साथ सियासी तपिश और भी बढ़ गई है। 6 चरण के चुनाव के बाद अब सभी सियासी पार्टियों का फोकस आखिरी चरण के मतदान पर है। 1 जून को 7वें चरण का मतदान होना है, जिसमें 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लेकिन उससे पहले फाइनल राउंड के चुनाव प्रचार में कई मुद्दों ने जोर पकड़ लिया है, जिसमें पहला बड़ा मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, दूसरा बड़ा मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन, तीसरा बड़ा मुद्दा है पीओके का भारत में विलय और चौथा बड़ा मुद्दा है काशी मथुरा में मंदिर का निर्माण।
सबसे पहले बात करते हैं फाइनल राउंड के पहले बड़े मुद्दे यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। बीजेपी हमेशा से ही एक विधान एक निशान की बात करती आई है, लिहाजा एक बार फिर से इसी मुद्दे को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अपने इंटरव्यू में दोहराया है। अमित शाह ने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में वापसी करती है तो सभी स्टेक होल्डर्स से बात करने के बाद देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी अगले 5 साल में लागू हो जाएगा। 370 के लिए भी बहुत सारे लोग कहते थे, सीए के लिए भी बहुत सारे लोग कहते थे। अब ये सब वास्तविकता बन चुका है, जनता ही निर्णय करती है और इसीलिए हम चुनाव के पहले कह रहे हैं, कोई गोपनीय बात नहीं है। दोनों का समान अधिकार है। सीए में एक्सक्लूसिव केंद्र का है, सिविल लॉ में केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार है। 7वें चरण के मतदान से पहले एक बार फिर से वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा भी गर्मा गया है। बीजेपी का मानना है कि अगर देश में सभी चुनाव एक साथ कराए जाएं, तो चुनाव को थोड़ा पहले या सर्दियों के मौसम में कराया जा सकता है। इसके अलावा देश में एक साथ चुनाव कराने में खर्च भी कम आएगा। हमारे संकल्प पत्र का एक अहम मुद्दा है कि इस देश में एक देश एक चुनाव का नियम भी हम लाना चाहते हैं। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। पर हमारे चुनाव का एक अहम मुद्दा है कि आने वाले दिनों में हम धर्म विशेष के कानूनों को, पर्सनल लॉ को नहीं आने देंगे। फाइनल राउंड के बड़े मुद्दों में पीओके भी लगातार सुर्खियों में है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार की हैट्रिक लगने के साथ ही पीओके के भारत में विलय का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। दरअसल बीजेपी के कई बड़े नेता चुनाव प्रचार के दौरान पीओके के भारत में विलय की बात कर रहे हैं। जहां एक तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीओके की भारत विलय की डेट डिक्लेयर कर दी है, तो वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के कैमूर में इस बात को दोहराया। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? कांग्रेस वाले कहते हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर न मांगियो। अरे राहुल बाबा, मैं जगजीवन राम की भूमि से कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे, लेकर। 2024 के चुनाव के आखिरी चरण में काशी मथुरा के मंदिर निर्माण ने भी जोर पकड़ लिया है। चुनाव प्रचार के दौरान इसी मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि अगर मोदी सरकार तीसरी टर्म में 400 पार करती है तो काशी मथुरा में मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। 400 आने का मतलब क्या है? भारत का लोगों ने मोदी जी को एक मैंडेट देगा, भाई आप आगे जाके ये करिए। पार्लियामेंट विल बी इन यूनिशन, पार्लियामेंट का आवाज एक होगा तो मुद्दा रिजॉल्व होने का रास्ता निकालेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आज 400 मोदी जी को मिला है, कल जाके मथुरा में शाही ईदगाह का जगह में मंदिर बन जाएगा, वो नहीं है बात। एक माहौल बनेगा और 500 साल का बातें अब कल जाके करेक्ट नहीं होगा, लेकिन मोदी जी हो सकता है, मोदी जी का मैंडेट मिला, मुसलमान समाज का ही अपना भाषा चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि कोर्ट ही सोचेगा कि जल्दी रिजॉल्व करो, हो सकता है कि पार्लियामेंट में ही कुछ कानून आएगा। क्या रास्ता होगा मैं नहीं जानता हूं। 1 जून को 7वें चरण का मतदान होगा और 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले हर चरण के अलग अलग मुद्दों ने जोर पकड़ा। भले ही पिछले 6 चरण के मुद्दे अलग रहे हो, लेकिन 7वें यानी आखिरी चरण के मुद्दे बदल चुके हैं। अब देखना होगा कि आखिर जनता किन मुद्दों पर वोट डालती है और जिन मुद्दों को चुनाव के दौरान उठाया गया है उनका कितना असर चुनाव के नतीजों पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देख ली और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या ये मुद्दा रहेगा जो केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं, यूसीसी का मुद्दा हो, पीओके को भारत में मिलाने का मुद्दा हो या वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा हो, ये कितने प्रभावी रहने वाले मुद्दे हैं आखिरी चरण की जो बात की जाए अगर।
हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आलोक मेहता जी हमारे साथ हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर। अरविंद मोहन जी हमारे साथ हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं। अजीत मंडोला जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार ITV के। आशुतोष शर्मा हमारे साथ हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। महिमा कटारिया मेरी सहयोगी और अजय जांडियाल भी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, ये जो भाषण हम देख रहे हैं और अलग से एक इंटरव्यू भी दिया है केंद्रीय गृह मंत्री ने, उन्होंने ये तमाम बातें की हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात की, POK की बात की और उन्होंने बात की है UCC की। क्या ये सिर्फ एक मुद्दा रहने वाला है? चुनाव के दौरान एक नैरेटिव आखिरी चरण में बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से है, या इसके पीछे कोई और भी वजह आप मानते हैं? अमूल जी, संसद की जो सत्र में जो भाषण होते थे तब से लेकर के मैं चुनाव के भी कई सभाओं को बड़ा ध्यान से मैं सुनता रहा हूं। आप लोगों ने भी सुना होगा, कुछ चीजें मिस किया होगा, लेकिन मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं कश्मीर की बात हमेशा उठी है 370 के साथ, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेने की बात तो जब से बीजेपी, क्या कोई पार्टी भी यही कहती है, संसद में भी उसका प्रावधान है। इसलिए, और ये वन नेशन वन इलेक्शन, ये इसके लिए तो पूरी कमेटी बनाई गई, बाकायदा उसकी रिपोर्ट भी आई है और उस पर भी संसद भी विचार करेगी। थोड़ा कठिन काम तो है, बल्कि शंका भी करते हैं कैसे होगा। ऐसे ही समान नागरिक संहिता के लिए जो संकल्प है, ये ठीक है कि देखिए अखबार में कौन सी हम हेडलाइन बनाते हैं, आप और हम लोग भी तय करते हैं ना, इसे उसमें भी कई पॉइंट्स होते हैं जिसको जब ऐसा लगे। वैसे पंजाब में चुनाव इस समय है, हरियाणा का तो हो चुका, वरना जम्मू कश्मीर के समय क्या ऐसा नहीं उठाया गया था क्या? जम्मू कश्मीर 370 लाने से पहले भी यही बात कही जाती थी, आज भी कही जाती है। और पाकिस्तान में भी जो चाहे जो भी कारण हो, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भी आज इस समय जिस समय प्रदर्शन हो रहे हैं, आवाज उठ रही है भारत के लोकतंत्र में। कल चुनाव हुए 54% अनंतनाग जैसे एरिया में, दिल्ली में उससे कम है और वहां उससे ज्यादा है। इससे आप अंदाज लगाएं कि लोगों में एक उसकी भावना को, अब ये कैसे होगा संभव, लेकिन हाँ, दो ही बातें। समान नागरिक संहिता तो कब से उस पर विचार हो रहा था, संसद में बहुमत इसीलिए लिया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ कि हाँ, गलत क्या है, कहना भी चाहिए कि हाँ हम लागू करना चाहते हैं, जो होगा देखा जाएगा। 370 लाने पर खून खराबा, पूरा कश्मीर बह जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आज बदला ना, नहीं हुआ ना खून खराबा, जो कांग्रेस के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग बोलते थे। इसलिए मुझे लगता है कि ये बोलना कोई गलत बात नहीं है, और ये मुद्दा पहले भी रहा और आज भी रहा है और रहेगा। बात यह है कि अगर ये मुद्दा पहले भी था और आज दोहराया जा रहा है। महिमा कटारिया मेरे साथ जुड़ गई हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगी। महिमा, जब चुनाव शुरू हो रहे थे, मोदी की गारंटी सबसे ज्यादा नाम चल रहा था और अब ये बात चल रही थी कि जो योजनाएं सरकार की हैं उनका लाभ किस तरीके से लोगों को मिल रहा है, और इसी काम के आधार पर वोट मांगा जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े, उसमें मंगलसूत्र की एंट्री हो गई, उसमें संपत्ति की एंट्री हो गई, फिर उसमें आरक्षण की एंट्री हो गई, मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा अभी तक छाया हुआ है, POK को लेकर जिक्र पिछले कुछ 2 से 3 चरणों में बहुत ज्यादा हुआ। लेकिन अब जब अंतिम चरण बचा है, POK के साथ साथ UCC की भी एंट्री हो गई, वन नेशन वन इलेक्शन की भी एंट्री हो गई, यानी कि साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह से लोगों तक पहुंचना और ज्यादा से ज्यादा प्रभाव छोड़ना ताकि वोटिंग परसेंटेज भी बढ़े और अपने फेवर में आए। रचना, देखिए यहाँ पर दो बातें निकल के सामने आती है, क्योंकि आपने कहा, जहां तक बात थी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, तो ये तो मोदी की गारंटी पर पूरी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है। लेकिन बात आई अगर UCC और POK की, हालांकि POK का जो मुद्दा है वो 2 महीने से उठा है, लेकिन अगर हम बात करते हैं UCC की और वन नेशन वन इलेक्शन, तो कमेटी इलेक्शन से पहले गठित कर दी गई थी। साथ ही साथ UCC पर जो सुझाव थे वो लोगों से मंगवाने शुरू कर दिए गए थे। तो ये एक मुद्दा जो था, ये 2 मुद्दे जो थे वो काफी टाइम से चल रहे थे। चाहे अगर हम सदन देखते हैं तो इतनी बार जब सदन में बात उठी थी, तब भी गृह मंत्री अमित शाह ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर से ये कहा था, UCC के बारे में भी कहा था और वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में भी कहा था। वन नेशन वन इलेक्शन की रचना जब हम बात करते हैं तो साफ तौर से गृह मंत्री का ये कहना था कि जिस तरीके से पैसे का यूटिलाइजेशन है, फोर्स का यूटिलाइजेशन है, लगातार जो देश है वो चुनाव में चलता रहता है। अब चुनाव में चलने के कारण जितना पैसा यूज होता है और साथ ही साथ जितनी फोर्स का यूटिलाइजेशन होता है, उसको मद्देनजर देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए कई ऐसी तमाम चीजें हैं जिसके कारण वन नेशन वन इलेक्शन होना जरूरी है। अगर हम UCC की बात करते हैं तो UCC पर गृह मंत्री ने साफ तौर से बोला था कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात की जाएगी, जितनी भी स्टेट्स हैं उनसे बात की जाएगी। अगर थर्ड टर्म में वापस मोदी सरकार आती है, उसके बाद सभी स्टेक होल्डर्स से बात करने के बाद UCC जो है वो लागू किया जाएगा। लेकिन POK पर आपको याद
याद होगा गृह मंत्री, क्योंकि मुझे अब भी याद है कि गृह मंत्री ने जब गुलाम नबी आजाद सामने खड़े थे तो गृह मंत्री ने ये बात साफ तौर से बोली थी जब कश्मीर का मुद्दा उठा था कि पीओके जो है वो इंडिया का हिस्सा है, हमेशा था और हमेशा रहेगा, उसके लिए जान भी दी जा सकती है। तो पीओके हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सेंसिटिव मुद्दा रहा है, उसके लिए लड़ने के लिए तैयार भारतीय जनता पार्टी हमेशा से रही है। और गृह मंत्री की अगर बात करें अबुल रचना, तो गृह मंत्री हमेशा वोकल रहे हैं। हालांकि चुनाव की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अभी रचना ने मंगलसूत्र का जिक्र किया, तो मैनिफेस्टो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का खुलता नजर आया, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता नजर आया चुनाव के महिमा, लेकिन एक अगर ये सिर्फ चुनाव में चरण उठाने वाला मुद्दा है तो बहुत सारे सवाल एक मतदाता के, आम मतदाता के भी होते हैं। अजीत जी, क्या एक आम मतदाता ये नहीं पूछ सकता कि साहब 10 साल से आपकी सरकार है, अब तक क्यों नहीं किया? अब क्योंकि यूसीसी मुसलमानों से जुड़ा मामला है, पीओके पाकिस्तान से जुड़ा मामला है, अब चुनाव के वक्त ऐसे मुद्दे उठ रहे हैं। अरविंद जी, अच्छा मुझसे देखिए, चुनाव जैसे जैसे आगे गया है, चुनाव का जो फीड आ रहा है वो चीज़ें बदलवा रहा है। स्वाति मालीवाल और दिल्ली का शराब घोटाला और संदेश खाली, अब ये इशू नहीं है, आज कोई चर्चा कहीं मीडिया में नहीं है। जैसे जैसे चुनाव गया है, बेरोजगारी और महंगाई, ये जो विपक्ष ने एक लस्तम पस्तम ही विपक्ष लड़ा है, विपक्ष कोई ढंग से लड़ नहीं रहा, आपस में भी लड़ाई है, लीडरशिप की क्लैरिटी नहीं है, एजेंडे की क्लैरिटी, लेकिन उन्होंने इशूज को रियल इशूज के करीब रखने की कोशिश की है, हवाई इशू नहीं किया। और दूसरा ये हुआ है कि जातियों का डिस्कोर्स अचानक दिखाई देने लगा, खासतौर से यूपी और बिहार में जब चुनाव घुसा है तब जातियों का डिस्कोर्स हावी होता दिख रहा है सब चीज़ों पर बावजूद। उसके साथ ही कम्युनल डिस्कोर्स ज़्यादा तेज किया गया है, मुजरा करना वो हद हो गई। वो प्रधानमंत्री ये भी कह रहे थे कि विपक्ष आएगा तो हिंदुओं को सेकेंड ग्रेड सिटीजनशिप कर दी जाएगी, उनको जो है अब हिंदुस्तान जैसे देश में 550 साल के मुस्लिम शासन में हिंदू सेकेंड ग्रेड सिटीजन हुए नहीं हुए भगवान जाने, और ऐसा कोई खतरा नहीं आया। तो अब खुद जब विपक्ष की सरकार आएगी तो वो ये कर देगी, ये प्रधानमंत्री डर दिखा रहे हैं। पीओके के बारे में तो ऐसे कहा जा रहा है जैसे वो उधर से आके इनसे मिल जाएंगे। जब 370 खत्म हो गया और इतनी शांति आ गई कश्मीर में, इसके बावजूद हिम्मत नहीं हो रही है कि घाटी के तीनों सीटों पर कैंडिडेट भी दे दें। लेकिन बहादुर लोग ऐसी बहादुरी बता रहे हैं जैसे पीओके बस बैठा हुआ है, वो उधर से उठ के आके और रेजोल्यूशन पास करके यहाँ मिल जाएगा। ये राजनाथ सिंह जी भी बोल रहे हैं, ये योगी जी भी बोल रहे हैं, ये गृह मंत्री भी बोल रहे हैं। तो इन सब मुद्दों की असलियत असल में लोग जाने न जाने बीजेपी जानती है और बीजेपी के लीडर जानते हैं, उनके रणनीतिकार जानते हैं, और उनको बहुत साफ लगता है कि जाति के डिस्कोर्स का और 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी का, क्योंकि जितने भी लीडर लड़ रहे हैं नीचे के लेवल पे, सब सिर्फ मोदी मोदी नाम पे लड़ रहे हैं। इनका कोई काट उनके पास नहीं है, उनके पास एक ही हथियार है कम्युनलिज्म का। आशुतोष जी का भी मैं रिएक्शन ले लूं जरा। आशुतोष जी, क्या मानते हैं आप? 10 साल सरकार को हो गए, 10 साल में कुछ नहीं हुआ इस मोर्चे पर? देखिए, सेइंग रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। हर चीज को काम करने के लिए टाइम चाहिए, और ये समस्या कोई छोटी समस्या नहीं है पीओके को इंडिया में विलय कर लेना। इसके लिए काफी चीजों का 6 महीने का डेट दे रहे हैं गृह मंत्री। हाँ, तो 6 महीने का डेट दे रहे तो इनकी मंशा है। They are trying their best to get it merged in India. What's wrong? और चुनाव का दौर है, श्याम दंड भेद हर कोई अपनाता है। भारतीय जनता पार्टी अपने उसमें अच्छा, चुनाव के आपने पूछा व्हाट्स रॉन्ग, तो मुझे याद आया विपक्ष इन दिनों खूब सवाल उठा रहा है, प्रधानमंत्री की भाषा का स्तर पूछ रहा है। अभी तेजस्वी यादव, राहुल गांधी थोड़ी देर पहले भी ये पूछ रहे थे कि भाई भाषा का स्तर कहाँ पहुंचा, जिसमें अभी अरविंद सर जिक्र कर रहे थे कि विपक्ष के मुजरा करने तक की बात कह दी गई वोट बैंक के लिए। क्या ये ठीक है? देखिए, तेजस्वी यादव अपनी भाषा को देख लें। मैं प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा क्या नहीं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा। मैं तो तेजस्वी यादव की भाषा की बात कर रहा हूँ, वो सोच लेंगे उन्होंने क्या क्या बयान दिए हैं। तो उन चीजों को छोड़ करके बात मुद्दे की आई है। इलेक्शन का आखिरी दौर है, 7वां चरण है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ वादे अगर आप कहे, नहीं इस पर बोलना चाहते हैं, आप कहते हैं तेजस्वी यादव पर बोलूंगा, पीएम मोदी की भाषा पर टिप्पणी नहीं करूंगा, तो यहाँ मुझे लगता है अरविंद सर से सवाल मुझे करना चाहिए। अरविंद सर,
किसी देश के पीएम अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें तो युवाओं पर असर क्या होता है? नहीं, युवाओं पे नहीं, हर आदमी पे मैं कह रहा हूँ, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी समझदार है उसको ये बात समझ में आती है कि प्रधानमंत्री को ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। ये कोई बहुत इसके लिए शास्त्र पढ़ना और ज्ञान हासिल करना नहीं है। प्रधानमंत्री आप मुल्क के हैं, आप एक संविधान से देश चला रहे हैं। किसी का मुसलमान घर में पैदा हो जाना, किसी का दलित घर में पैदा हो जाना, किसी का ब्राह्मण घर में पैदा हो जाना, वो उसकी मर्जी का नहीं है। और मुल्क जब आप चला रहे हैं तो आपके लिए हर आदमी बराबर है। इस तरह से पक्षपात की बातें, इस लेवल पे उतर के बातें करना, और अब एक ही चीज बाकी रह गया है कि कत्लेआम का कॉल नहीं दे रहे हैं, नहीं तो जिस तरह की बातें वो बोल रहे हैं। अरविंद जी सीधे हिमाचल चलते हैं। प्रियंका गांधी वहां पर एक रैली को संबोधित कर रही हैं, सुन लेते हैं जरा वो भी।